हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम यहां पर आपसे अगर मिले हैं तो दोस्तों हम यहां पर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो जीएस, यानी हम लोग जीएस का अध्ययन कर रहे हैं। जीएस में भी हम लोग दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मतलब हिस्ट्री, भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने अभी जल्दी ही एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट किया है। और अब हम लोग जो कर रहे हैं दोस्तों, मेडवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, लास्ट में दोस्तों खिलजी वंश समाप्त हुआ है, यानी खिलजी वंश की हम लोग समाप्त की है। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे तुगलक वंश, जो है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से दोस्तों, 5 वंश मैंने बताए थे। एक तो पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा इब्राहिम लोधी। सीरियल में ही याद रखना है, कभी कभी अरेंजमेंट के लिए भी दे दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कौन किसके बाद कौन सा वंश आया। ठीक है, तो तुगलक और सैयद में थोड़ा कन्फ्यूजन अगर हो तो तुगलक पहले रहेगा, फिर सैयद आएगा। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों क्या है, मैं बता दूं क्योंकि दोस्तों तुगलक वंश की समाप्ति जो है ना, तैमूर लंग के हमले के बाद से होती है, और तैमूर लंग ही सैयद वंश, तैमूर लंग का जो अधीनस्थ जो होता है खिज्र खां, उसने ही सैयद वंश की स्थापना की थी, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, मैं बाद में भी बताऊंगा। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे दोस्तों, आज जो हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश की हम बात करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी नए हैं उनको क्या करना है, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना है, मेरे साथ साथ जो मैं बोलूँगा, जो लिखूँगा, आपको लिखते चलना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और जो भी हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री में अगर क्लास करना चाहता है, जिन्होंने अभी तक नहीं की है, और मैं तो कहता हूँ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप एक बार मेरी क्लास ज़रूर करके देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं जो नोट्स बनवाया हूँ आपके लिए बहुत प्रूफुल होने वाले हैं। ठीक है, पेपर के लिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है तो दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी पूरी मैंने आपको किसी में कराया है, वहाँ से आप दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, और दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, बस मेरा ये निवेदन है। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश, और ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग 5 वंश पढ़ते हैं, जिसमें ये तीसरा है दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश, जैसा कि मैं आपको जब पढ़ाता हूं तो मैं पढ़ाते समय आपको एक चीज़ मैं बता देता हूं कि आपको हर टॉपिक का पहले क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, एक उसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले वो चीज़ हमें जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तुगलक वंश है, तो तुगलक वंश अगर है तो इसका कोई काल होगा, किस काल पीरियड में था ये, पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए। फिर हम लोग दूसरा इसमें देखेंगे दोस्तों, क्या इसका क्षेत्र क्या है, यानी इन तुगलकों ने, जो तुगलक राजा थे, उन्होंने किन किन क्षेत्रों में शासन किया है, ये देखेंगे। फिर देखेंगे इनके जो प्रमुख राजा, कौन से इसमें जो प्रमुख राजा हैं, तुगलक वंश में कितने राजा हुए हैं, प्रमुख राजा हम बात करेंगे। फिर डी, इसी में हम लोग प्रशासन देख लेंगे, राजाओं के अंतर्गत ही प्रशासन भी आता है, मतलब प्रशासन होता है, बट हम लोग इसमें देखो, क्योंकि प्रशासन जो होता है, आप डायरेक्ट जो है प्रशासन के कुछ पॉइंट होते हैं जो हम लोग, जो जिस राजा ने रिफॉर्म किया होता है वो हम लोग उसी में करते चलेंगे, अलग से हम लोग इनका प्रशासन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्रशासन के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत का पूरा प्रशासन पढ़ते हैं, जो लगभग सब सारे राजाओं का एक जैसा होता है, बस वो लोग क्या करते हैं, कुछ सुधार करते रहते हैं उसमें। ठीक है, तो प्रशासन में हम लोग दोस्तों अलग अलग राजाओं का या अलग अलग राजवंश का प्रशासन नहीं पढ़ेंगे। प्रशासन लगभग पूरे दिल्ली सल्तनत का एक जैसा था, बस उसमें क्या था कि कुछ राजाओं ने सुधार किए हैं, कुछ ने क्या किया, उनको हम उन राजाओं के काल में देखते चलते हैं। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हैं। बल्कि जो और भी जैसे सांस्कृतिक कार्य हैं, तो जो सांस्कृतिक कार्य में हम लोग क्या करेंगे, जो राजा जब पढ़ेंगे प्रमुख राजा, जैसे हम लोग मान लीजिए गयासुद्दीन तुगलक पढ़ते हैं, या मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ते हैं, या फिरोज शाह तुगलक, या मैंने दिल्ली सल्तनत में आपको, या खिलजी वंश में मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया, तो जो उस समय उस राजा ने जो रिफॉर्म किए या जो सांस्कृतिक कार्य के लिए जो कार्य किए, वो मैं वहीं बता देता हूँ। तो हम लोग अलग से नहीं करेंगे, टॉपिक बनाएंगे, उस राजा के दौरान ही हम लोग चीज़ें करते चलेंगे। ठीक है, तो आप अगर देखें तो मुक्ता हम लोग ये 3 पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, 3 पॉइंट के अंतर्गत ही पूरा तुगलक वंश समाप्त हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरा ये जो यहाँ पे जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ वो टारगेट है दोस्तों यूपी पीसीएस,
RO, ARO, UPP, PET और भी जो UPPCL जो पेपर हैं उनके अकॉर्डिंग जो GS पूछी जाती हैं उनमें दोस्तों, और भी जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए दोस्तों मेरी क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ना तो सतही ज्ञान पे रखता हूँ, ना तो ज़्यादा डीप में लेकर जाता हूँ। उतना मैं आपको ले जाता हूँ कि आप मेरी क्लास करने के बाद आप फील करेंगे, मैं ये कह दूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो चलिए, तो काल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो काल में अगर हम बात करें तो इसका क्या टाइम पीरियड है इनका, तुगलक वंश का, तो दोस्तों ये क्या है, 1320 ईस्वी से लेकर कहाँ तक दोस्तों, तो 1412 तक, है ना। मैं इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि दिल्ली सल्तनत की समाप्ति, तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में दोस्तों तुगलक वंश की जो समाप्ति है वो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के आक्रमण से ही हो जाती है। बट ये थोड़े से क्षेत्र में मतलब राज्य करते रहते, तो इनका धीरे धीरे 1412 तक का इनका काल माना जाता है, बट ऐसा है नहीं, है ना, क्योंकि 14 से तैमूर लंग की जो इनकी जो क्या कहते हैं, इनका जो वंश है वो तैमूर लंग के आक्रमण से, और ये पतन हो जाता है इनका साम्राज्य का, और इनका बिखराव हो जाता है तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी में। फिर इसके बाद धीरे धीरे 1412 तक ये पूरे समाप्ति हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, मूलतः तो ये 1398 ईस्वी तक ही इन्होंने शासन किया है, बट तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भी ये छोटे से क्षेत्र में शासन कर रहे थे, तो इसलिए इनका काल जो है 1412 तक हम देखते हैं, ठीक है। जो इनका प्रभुत्व का काल अगर हम कह सकते हैं तो 1398 ईस्वी था, जब तक इसने तैमूर लंग ने आक्रमण नहीं किया था, ठीक। तो ये बात है। क्षेत्र दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्र को हम लोग राजाओं के काल क्रम में ही देखते चलेंगे, ठीक है, राजाओं के काल क्रम में ही हम क्षेत्र देखते चलेंगे। जैसे गयासुद्दीन तुगलक का अलग क्षेत्र होता है, क्योंकि वो जो होता है वो जो उसको उत्तराधिकार में मिला होता है। जैसे कि अगर हम बात करें जो खिलजियों के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो क्षेत्र होता है वो होता है, ठीक है। बट क्या होता है, जैसे राजस्थान है या गुजरात है या जो गुजरात है या जो और भी जो क्षेत्र हैं वो विद्रोह करने लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये क्या करता है, विद्रोह को दबाने के लिए कोई ज़्यादा प्रयास तो नहीं करता, बट मोहम्मद बिन तुगलक फिर क्या करता है, साम्राज्यवादी शासक होता है, वो फिर से साम्राज्य को जीतता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग जो राजा हैं उनके काल में ही उनके क्षेत्र का विस्तार देखते चलेंगे, किसने कौन सा क्षेत्र जीता, तो इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। प्रमुख राजा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रमुख राजा में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा पहला, कौन आता है, तो गियासुद्दीन तुगलक, तुगलक। अब देखो मैं बता दूं, इसमें कुछ बुकों में आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा गयासुद्दीन तुगलक, तो दोनों सही है, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। कुछ बुकों में आपको ऐसे लिखा मिलेगा, और कुछ जैसे आप NCERT पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा ऐसे करके, तो आपको बताने के लिए मैं बताएं कि वरना लगे कि गलत लिखा हुआ है, ये सही है दोनों। गियासुद्दीन तुगलक के बाद दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक राजा बनता है, सुल्तान बनता है, ठीक है। फिर कौन बनता है दोस्तों, तो फिर फिरोज शाह तुगलक। ये 3 राजा हमको इसमें पढ़ने हैं जो मुख्य हैं, बस, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, पहले गयासुद्दीन तुगलक से हम लोग बात शुरू करेंगे अपनी, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं मैं किस तरीके से आपको ले जा रहा हूँ टॉपिक की ओर, धीरे धीरे टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे सीधे, है ना, गयासुद्दीन तुगलक की। तो आप लोग अब हेडिंग डालेंगे गयासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक, ये हमारा अब ये हम लोग शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि यह तुगलक वंश का संस्थापक था, है ना। तो ये तो हम कोई जानता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो है ना, इसमें पहला लिख ही लो, चलो, यह तुगलक वंश का संस्थापक था, ठीक है। सीधे स्पष्ट में लिख लो, हेडिंग में आपको आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। याद लिखा रहेगा तो याद रहता है, पढ़ते समय कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट बढ़ जाएगा तो वो, है ना। अब इसने क्या किया था दोस्तों, तो बताए हम, देखो मैं बताता हूँ। जब खिलजी वंश चल रहा था तब अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या हुआ, मुबारक शाह खिलजी बना। मुबारक शाह खिलजी की दोस्तों किसने
जो ये उसका मलिक काफूर, उसने जो सेनापति था उसने क्या कर दिया, मुबारक खिलजी की हत्या करवा दी और उसकी जगह पे एक और नाबालिग को बनाया राजा। फिर इसके बाद फिर स्वयं भी बहुत सारे बुकों में और एनसीईआरटी में लिखा मिल जाता है कि वो खुद 13-14 दिन के लिए राजा बना और उसकी हत्या करके, एक ऐसा कहा जाता है कि वो हिंदू था, बट उसमें भी विवाद है, तो बट नाम आप याद रखिए, हिंदू था मुस्लिम उससे, खुसरो शाह नामक एक व्यक्ति था जो ऐसा कहा जाता है जो हिंदू से मुस्लिम बना था, हिंदू से मुस्लिम बना था। और अमीर खुसरो नामक व्यक्ति ने क्या किया, दिल्ली की सल्तनत पे बैठ गया और वो 1320 ईस्वी तक उसने रूल किया। और 1320 ईस्वी में क्या किया दोस्तों, तुगलक ने उसकी हत्या करवा दी, उसकी हत्या करके स्वयं गाजी की उपाधि ली और स्वयं सुल्तान बन बैठा। ठीक है, तो आपको लिखना है, इसने खुसरो शाह लिख लेना है, ये पॉइंट याद रखना है, वरना पूछा जाएगा कि किसने किसकी हत्या करके, गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह की हत्या कर गाजी, हत्या कर गाजी की उपाधि ली और स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन बैठा, दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान बन बैठा, है ना। तो यानी ये दिल्ली का सुल्तान बन गया, यानी इसने तुगलक वंश की स्थापना की। मैंने बताया कि अमीर खुसरो की हत्या कर, ठीक है, स्वयं को गाजी की उपाधि ली और क्या किया, स्वयं सुल्तान बन बैठा दिल्ली का। तो अमीर खुसरो याद रखना है, कुछ समय के लिए राजा बना था, थोड़े समय के लिए, ठीक है। क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की ही डेथ, क्या कहते हैं, 1316 ईस्वी में हुई। फिर मुबारक खिलजी कुछ समय के लिए, फिर इसके बाद हुआ आया क्या कहते हैं, मलिक काफूर। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, ये बना था, है ना, अमीर खुसरो। एक खुसरो शाह, अमीर खुसरो नहीं दोस्तों, खुसरो शाह था, ये हिंदू से मुस्लिम बना था, ठीक है, ये कन्वर्ट हिंदू था, ठीक है, कन्वर्ट मुस्लिम था, मतलब कह सकते हो, ठीक है। तो ये इसके बारे में। अब सबसे पहली चीज़ ये गाजी क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था जब मैंने महमूद गजनवी पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था गाजी जो मुस्लिम जो समुदाय में गाजी का मतलब दोस्तों होता है धार्मिक योद्धा, है ना। और उसने भी स्वयं, जो महमूद गजनवी है उसने भी स्वयं को गाजी कहा था, है ना। गाजी मतलब क्या होता है, धार्मिक योद्धा, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसने गाजी की उपाधि ली थी। तो ये भी याद रखना है कि किसने गाजी की उपाधि ली थी। महमूद गजनवी का अगर आंसर आता तो लिख सकते हैं, वरना ये भी अगर गयासुद्दीन तुगलक दिए तो भी ये पता रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। फिर इसने क्या किया, इसने जमींदारों की हक एक होती, मैंने कल पढ़ाया था इसके, हक एक होती लौटा दिया। एक चीज आपको बता दूं मैं, हक एक होती, चलो मैं अभी बता, है ना, ये देखो जान लो, ठीक है। जमींदारों की हक एक होती लौटा दिया, मतलब ये है कि जब मैंने बताया था कि जब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, तो मैंने बताया था कि पूरे मध्यकालीन भारत में जो जमींदार होते थे वही क्या करते थे, भू राजस्व वसूली यानी कर की वसूली सरकार के या राज्य के एजेंट के रूप में करते थे। बट अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि अमीरों पर नियंत्रण रखने के लिए उनको क्या कर दिया, उनकी जमींदारी छीन ली। क्यों, अमीर वर्ग के लोग, जमींदार ही अमीर के पद पर आसीन होते थे। और अमीर लोग कौन होते थे, जो प्रशासन में अहम भूमिका निभाते थे। तो प्रशासन में अहम भूमिका का होने वाले एक ग्रुप था, उसको अमीर बोलते थे, अमीर, है ना। तो अमीर होते कौन थे, और ये जमींदार ही लोग होते थे। तो इनको अमीरों को कमज़ोर करने के लिए तो इसने जमींदारी छीन ली। जमींदारी छोड़ी मतलब क्या हुआ कि हक एक होती मतलब इनको 10% जो कमीशन मिलता था वो छीन लिया, मैंने कल बताया था। और इसने क्या किया, उसको लौटा दिया। क्यों, क्योंकि जमींदारों में असंतोष था और ये एक नया सुल्तान बना था, ठीक है। तो इसके लिए क्या था कि बनते ही राजा अगर विद्रोह झेलेगा तो क्या होगा, फिर राज्य को सुदृढ़ नहीं कर पाएगा और इसको दमन करने में लग जाए। तो इसने क्या किया, जमींदारों की जो जमींदारी अलाउद्दीन खिलजी ने छीन ली थी वो इसको वापस कर दिया। तो इसने ये भी किया कि जमींदारों की हक होती लौटा दी, यानी उनकी जो 10% को कमीशन मिलता था, जो जमींदारी अलाउद्दीन खिलजी ने छीनी थी, उसको वापस कर दिया, ठीक है। चौथा इसने क्या किया, एक इसके बारे में यह है
कि यह एक मध्यम मार्गी शासक था। मध्यम मार्गी शासक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बर्नी ने कहा कि गयासुद्दीन तुगलक जो नीति थी वो रस्म ए मियामी, कैसी नीति दोस्तों, रस्म ए मियामी, बर्नी ने कहा है। बर्नी ऐसे करके लिख लेना, डैश करके, और फिर यह बर्नी ने कहा है क्या है दोस्तों, रस्म ए मियामी, रस्म ए मियामी, मतलब माध्यम मार्ग का रास्ता अपनाया। मध्यम मार्ग के तहत इसने क्या किया मैं बताता हूं अभी। तो ये याद रखना है, यह एक मध्यम मार्गी शासक था। और बर्नी ने इस जो मध्यम मार्गी है उसकी क्या नीति बताई है, तो कि रस्म ए मियामी, यानी इसने रस्म ए मियामी की नीति अपनाया। और रस्म ए मियामी मतलब क्या होता है, मध्यम मार्गी, ठीक है, मध्यम मार्ग, ठीक है। रस्म ए मियामी मतलब क्या होता है, मध्यम मार्ग, ठीक है। तो मध्यम मार्ग मतलब क्या, कि इसने क्या किया, देखो जैसे कि मैंने बताया कि जमींदारों की इसने पहली बात तो हक खोती लौटा दी। दूसरी चीज इसने क्या किया कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो क्या कहते हैं किस्मतें खोती, यानी जो भ्रष्टाचार करते थे जमींदार, वो भी उनसे छीन लिया था। बट इसने क्या किया, इसने ये किया कि जो जमींदारों जो इक़्तिदार होते थे उनसे कहा कि ठीक है, जो आपको फवाजिल मिलता है आप उसमें से थोड़ा गबन कर सकते, थोड़ा गबन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करेंगे तो कठोर कार्रवाई होगी। ये कहा पहला इसे मध्यम मार्ग के तहत। दूसरा इसने कहा कि सवार के वेतन से जो आप चोरी करते थे, जो आप रखते थे अपने पास को, वो आप थोड़ा रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो क्या करेंगे, आपको दंड दिया जाएगा। दूसरा ये काम किया मध्यम मार्ग के तहत। तीसरा इसने क्या किया कि जो कृषि जो क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने 50% कर लगाया था किसानों पर, जो खराज लगाया था उसकी क्या कर दी, कमी कर दी, उसको कम किया। और उसको कम करके क्या कहा, उसने खुद कहा कि अगर जो शासक वर्ग है अगर अपनी प्रजा पर, जो गयासुद्दीन तुगलक है वो खुद कहता है कि जो शासक वर्ग है अगर अपनी प्रजा पर अधिक कर लगाएगा तो इससे क्या होगा कि प्रजा का दमन होगा और वो क्या करेगी, विद्रोह करेगी। तो इसने वही इसलिए क्या किया कि किसानों का जो कर था 50% उसको घटाकर दोस्तों 40% कर दिया, जो नॉर्मल होता था, ठीक है, उसको घटाया। तीसरा काम क्या किया इसने नहर निर्माण करवाया, कृषि की वृद्धि करवाने के लिए, और जो कृषक हैं उनके आय में वृद्धि करवाने के लिए इसने क्या किया, नहर का निर्माण कराया, सिंचाई की व्यवस्था करा दी, है ना, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा, किसानों की आय बढ़ी। तो इससे भी क्या हुए, जो वहाँ के जो उस दिल्ली सल्तनत के जो किसान थे वो खुश हुए, ठीक है। तो ये भी उसने क्या किया, मध्यम मार्ग के तहत ये नीति अपनाई। तो ये आज समझ में आ गया क्या है मध्यम मार्ग की नीति इसकी, है ना। तो इसने जो इक़्तिदारों से उसके फवाजिल में भ्रष्टाचार करते थे, वो जो कहा कि ठीक है आप रख सकते हैं, बस थोड़ा रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो कार्रवाई होगी, है ना, ताकि वो लोग खुश रहें, कैसे भी करके एन केन प्रकरण करके जनता उसकी खुश रहे, ताकि उसका जो शासन है वो सही तरीके से चलता रहे, ठीक है। तो ये चीज़ उसने नीति अपनाई। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये याद रखना है कि किसने मध्यम मार्गी नीति अपनाई थी, तो याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक। फिर मैं ऊपर में डाल रहा हूँ, लिखते चलना है मेरे साथ साथ, मैं समझाते भी चल रहा हूँ आपको। फिर इसके बाद चौथे के बाद पांचवा पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है क्या, कि इसने पहली बार मध्यकाल, और ब्रैकेट में कर लेना दिल्ली सल्तनत भी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत भी, या दिल्ली सल्तनत भी ऐसे कर ले, दिल्ली सल्तनत, है ना। इसने पहली बार मध्यकाल या दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। यानी इसने मध्यकाल में पहली बार, इसके बाद और लोगों ने करवाया, बट पहली बार इसने करवाया। मध्यकाल में पहली बार नहरों का निर्माण किसने करवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। मैंने बताया था किसके तहत, ये रस्म ए मियामी, यह भी मध्यम मार्ग की जो रास्ता उसने अपनाया था, इसी के तहत इसने नहर का निर्माण कराया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भी इसने पहली बार नहरों का निर्माण कराया, और मध्यकाल के अंतर्गत भी इसने पहली बार क्या कहा, नहरों का निर्माण कराया, ठीक है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझा भी चुका हूँ पहले ही। फिर इसने क्या किया दोस्तों, फिर इसने क्या किया, इसने फिर और क्या किया, इसने स्थापत्य की
स्थापत्य की सुनियोजित शैली अपनाई, सुनियोजित शैली शुरू की, सुनियोजित शैली की शुरुआत की, जिसके तहत तुगलकावाद याद रखना है कि जिसके तहत तुगलकावाद का निर्माण करवाया। ठीक है, याद रखना है। देखो, इससे पहले स्थापत्य के काम हुआ था, जैसे कि मैंने बताया था कि इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था, जो पहली पूर्णतः इस्लामी पद्धति पर आधारित था, बट वो एक सुनियोजित नहीं था, साइंटिफिक तरीके से नहीं था, है ना। बट जैसे कि हम लोग जब और भी पढ़ेंगे तो इसने पहली बार स्थापत्य की सुनियोजित शैली अपनाया, मतलब किसमें, मध्यकाल के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना है, कैसी शैली, सुनियोजित। और इसके तहत क्या किया इसने, पहली बार तुगलकावाद का निर्माण कराया। जैसे मैंने बताया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था, जो मध्यकाल में, या कह सकते हैं जो मध्यकाल में भारत का पहला मकबरा था। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं। तो ये याद रखना है कि इसने स्थापत्य की सुनियोजित शैली की शुरुआत की, जिसके तहत तुगलकाबाद का निर्माण कराया। याद रखना है कि तुगलकाबाद का निर्माण किसने कराया था, तो गयासुद्दीन तुगलक। और ये बाद में इसका मकबरा भी बन जाता है, मकबरा भी था। ठीक है, ये लिख लेना है शहरों करके, मकबरा भी था। तुगलकाबाद का निर्माण इसी ने करवाया था, बट बाद में जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसको वही तुगलकाबाद के वहीं पे दफनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। बात देखो, अब समझना ये है, देखो मकबरा क्या होता है। मकबरा दोस्तों क्या होता है कि जैसे मुस्लिम समुदाय में जो लोग मर जाते हैं तो क्या होता है, उनके लिए एक स्थल बना दिया जाता है। ठीक है, एक स्थल बना दिया जाता है, तो वही दोस्तों मकबरा हो जाता है। ठीक है, तो वो मकबरा हो जाता है। इसको हम लोग बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मकबरा को अभी डिटेल से मैं नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ मकबरा। ठीक है, तो ये याद रखना। मज़ार और दोस्तों मकबरा में अंतर होता है, इतना ध्यान देना। ठीक है, बहुत से लोग सोचेंगे मज़ार और मकबरा एक जैसे, नहीं, मज़ार और मकबरा में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी जब हम लोग स्थापत्य पे पढ़ाएंगे, कुछ मैंने बताया ना, कुछ जब मैं दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर लूँगा तो मैंने कहा कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले जितने भी शब्द हैं जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, मैं सबकी एक लिस्ट लेकर आऊँगा और सबके बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, मैंने चर्चा भी की, तो मैं उस लिस्ट में मैंने मकबरा को भी रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें, मकबरा और मज़ार में अंतर बताऊँगा। तो फिर इसके बाद 7वां क्या है, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका विवाद था, ठीक है, अब क्या था विवाद, ये आपको नहीं समझना, बस ये जानना है कि इसी के संदर्भ में, है ना, इसी के संदर्भ में इसने कहा था, क्या कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के संदर्भ में ही कहा था कि हनस्त दिल्ली दूरस्त, है ना, हनूज दिल्ली दूरस्त, हनुज दिल्ली दूरस्त, हनुज दिल्ली दूरस्त, है ना, यानी दिल्ली अभी दूर है, हनुज दिल्ली दूरस्त यानी दिल्ली अभी दूर है। इसी के संदर्भ में तो पूछा जाता है, निजामुद्दीन औलिया ने किसके संदर्भ में कहा था कि हनुज दिल्ली दूरस्त, हनुज दिल्ली दूरस्त, तो यानी दिल्ली अभी दूर है, किसके संदर्भ में कहा था, तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में कहा था। कब, जब ये क्या कहे कि बंगाल अभियान पे जब ये गया था गयासुद्दीन तुगलक, तो बंगाल अभियान से जब ये लौट रहा था, किसी बात को लेकर निजामुद्दीन औलिया ने कुछ कहा था। तो ठीक है, एग्जैक्ट आपको नहीं जानना है, क्योंकि दोस्तों फिर क्या होगा, ये डिटेल की बात हो जाएगी। तो उसने इसको दंडित करने के लिए ठानी थी कि जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो निजामुद्दीन औलिया को दंडित करूंगा। बट फिर क्या हुआ कि इसने तो जब ये समाचार उसको निजामुद्दीन औलिया को पहुंचा, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, यानी हनुज दिल्ली दूरस्त, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। और वाकई जब वो आया यहाँ,
तो हुआ क्या कि उसके जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया था। और जब ये महल पर चढ़ा तो दोस्तों जब महल क्या हुआ, अचानक ढह गया और उसी में इसकी डेथ हो गई। बहुत सारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक की ही चाल थी उसको मरवाने के लिए और सल्तनत खुद को हथियाने के लिए, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका विवाद था, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेंसर। पूछा जा सकता है कि किसके संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हनस्त दिल है, क्या कहे, हनुज दिल्ली दूरस्थ, है ना, हनुज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो ये याद रखना है किसके संदर्भ में कहा था, तो गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में कहा था। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों, ये हमारी बात हो गई। और इसकी डेथ कैसे हुई थी पता है ना, कि उसमें लकड़ी के महल से दबने के कारण। ठीक है, मैंने बता भी दिया कहानी के तौर पे। ठीक है, तो ये सारी, तो इसकी मृत्यु भी हो गई और ये खत्म। तो ये दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हमारी ये बात हो गई। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक। बट दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज मुझे कुछ काम है और मुझे कहीं जाना भी है, तो मैं बाद में करूँगा। ठीक है, कल करूँगा। तो इसको दोस्तों हम लोग फिर अब मोहम्मद बिन तुगलक कल रखेंगे। और दोस्तों अभी शुरू करने का कोई मतलब भी नहीं है, अगर हम उसको शुरू करेंगे तो बीच में हमें छोड़ना पड़ जाएगा, जो सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं, बाकी दोस्तों हम लोग कल करेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो, मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों शेयर जरूर किया करें, ताकि अपने दोस्तों को बताएं और भी चीज़ें हैं जो, ठीक है। और भी आपको जैसे मान लीजिए कुछ पढ़ना है, जैसे ज्योग्राफी है या कुछ, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं वैसे सोच रहा हूँ कि ज्योग्राफी शुरू करूँ, बट थोड़ा टाइम दोस्तों क्लैश कर रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, इस वजह से मैं थोड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बट दोस्तों एक मेरी डेली क्लास जो चलती है ये तो चलती ही रहेगी। मैं सोच रहा हूँ मैं लाऊंगा जल्दी लेकर ज्योग्राफी, शाम के टाइम पे ज्योग्राफी भी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए, बट उसके लिए दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोग थोड़ा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। बाय, जय हिंद।